के बारे में पिछले क्लास में देख चुका है, देखा है? यस। तो सबसे पहले आज देखेंगे, उसके बाद शासन का बंटवारा। इसके बारे में शासन का बंटवारा। तो शासन के बंटवारा में कहता है कि दो तरीके से होता है। एक होता है क्षैतिज बंटवारा और दूसरा कहता है स्तरीय बंटवारा। क्षैतिज और स्तरीय बंटवारा किसको कहते हैं? क्षैतिज में 3 तरीके से, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। विधायिका किसको कहते हैं? कानून बनाने वाला को कहते हैं। और कार्यपालिका कहते हैं कानून के अनुसार काम करने वाले को, और न्यायपालिका में न्याय देने वाला को, है ना? उसके बाद कहता है, तो ये हो गया क्षैतिज बंटवारा 3 तरीके से। अब उसके बाद कहता है स्तरीय बंटवारा, जो भी 3 तरीके से होता है। एक है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो केंद्र में चलेगा, राज्य सरकार जो हर एक स्टेट में चलेगा, और स्थानीय सरकार जो डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। किसमें? डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कहता है कि विभिन्न धर्म और समूहों में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है। तो धर्म में देखता होगा जातिवाद। क्या? जातिवाद। जातिवाद के आधार पर बंटवारा होता है। धर्म के आधार पे, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग बंटवारा होता है। जैसे श्रीलंका में देखा होगा कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ाई हुआ था, जिसका नाम रखे थे गृहयुद्ध, और गृहयुद्ध का नाम रखाया था लिट्टे, कि नहीं? तो उसी तरह से विभिन्न धर्म और समूहों की सत्ता का बंटवारा होता है। जात के नाम पे सत्ता का बंटवारा होता है, कि नहीं होता? जैसे मुखिया के इलेक्शन मान लो होता है, उसमें जाति के नाम पे भेदभाव किया जाता है, जाति के नाम पे वोट दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? लड़का दिया जाता है। यस। उसके बाद का था आरक्षण। आरक्षण मतलब SC ST, कि नहीं? OBC, अति पिछड़ा, युवा, यानी सभी में आरक्षण दिया जाता है। जैसे इलेक्शन में, मुखिया के इलेक्शन में देखता होगा कि महिलाओं का सीट आरक्षित कर दिया जाता है, कि महिला ही इस बार कैंडिडेट लड़ेगी, पुरुष में कोई नहीं लड़ेगा। और उसके अलावा ये भी आरक्षण दे दिया जाता है कि SC ST में लोग सिर्फ मुखिया में इलेक्शन लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता है। देता है ना, ऐसा सरकार नियम लगाती है। फिर उसके बाद कहता है, अब इतना से बनती है क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष क्या है? कहते किसको है? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष उसको कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। होता है किसी भी कंट्री में चले जाओ, हिंदू भी रहबे करेगा, बौद्ध भी रहबे करेगा, मुस्लिम भी रहेगा, और सब अपना अपना तरीके से काम करता है, अपना भरण पोषण करता है। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और अपने 2 धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। अपना 2 धर्म का मतलब हुआ कि अपना धर्म का प्रचार तो करता ही है, और दूसरे धर्म का भी प्रचार करवाता है, कि नहीं? जैसे बौद्ध धर्म के देखता होगा, हर एक जगह पे अपना अपना वस्त्र धारण करके प्रचार करते हैं, करते हैं। उसके उसी को धर्म 2 के नाम से जाएंगे, यानी अनेक धर्म, जिसे क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद भारत देश एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों धर्मनिरपेक्ष भारत को मानते हैं? क्योंकि अनेक धर्म यहाँ रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, कि नहीं रहता? मगर बौद्ध नहीं रहता, मगर एक से अधिक रहता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। बौद्ध क्या नहीं है? बौद्ध है तो ईसाई भी ऐसे हो जाएगा, कि नहीं होगा? क्रिश्चियन भी लोग हो जाएगा। तो अनेक धर्म रहते हैं, इसी वजह से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ राज्य की जगह देश लिखेंगे, ठीक है ना? तो याद लगाएंगे ठीक आंसर में इंडिया लगेगा। उसके बाद कहता है परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद। क्या? परिवारवाद को हम वंशवाद के भी नाम से जानते हैं, भाई भतीजावाद के भी नाम से जानते हैं। भाई भाई में बंटवारा नहीं होता है, कि नहीं होता है? तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे
तो परिवारवाद में कहता है कि परिवारवाद कहते किसको है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो कहता है परिवारवाद एक मानसिकता होती है। क्या होती है? मानसिकता। और जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, और इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगी संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने के कार्य करता है। और जो लोकतंत्र का एक क्या है, प्रमुख अवगुण है, यानी ये गुण नहीं है। जैसे देखता होगा कि जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का खानदान ही पूरा इलेक्शन में है कि नहीं है, किसी दूसरा को नहीं लड़ने देगा, अपना पास पड़ोस परिवार की देगा। क्योंकि वो जानता है कि दूसरा किसी के हाथ में सत्ता चली जाएगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए किसी दूसरे के हाथ में सत्ता जाने को ही नहीं देता है। जैसे लालू यादव को ही मान लो, उसका बेटा आया, फिर बेटा के बाद पोता आएगा कि नहीं आएगा, यानी किसी दूसरे के हाथों में सत्ता जाने नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी दूसरे के हाथों में सत्ता चली जाएगी तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा नहीं। उसके बाद कहता है कि इसके सापेक्ष अगर कोई उम्मीदवार राजनीति में सत्ता में शामिल अगर होना भी चाहता है तो अगली बार वह टिकट अपने परिवारों या रिश्तेदार को देने का कार्य करेगा, और लोकतंत्र के लिए क्या है, एक चुनौती का कार्य करेगा। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया और परिवारवाद जातिवाद का प्राप्ति के लिए जी जान लगा दिया, और इससे किसी देश गांव समाज के विकास में कोई मतलब नहीं रहता अगर परिवारवाद को यानी अपनी फैमिली को देता है तो, ठीक है ना, यानी इससे कोई फायदा किसी को जनता को नहीं हो, क्योंकि वो तो जानता है कि उसी की सरकार था, फिर उसी के खानदान में जा रहा, कोई दूसरा कोई करता बनता था ना, पर कुछ बदलाव लाता तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे एक हुआ था बिहार में छात्र आंदोलन, उस टाइम जयप्रकाश नारायण थे और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो छात्र आंदोलन में क्या हुआ कि सबको बेरोजगार कर दिया, किसने? प्रधानमंत्री ने, यानी इंदिरा गांधी ने। तो छात्र लोग आंदोलन करने लगे, और तो उसके सपोर्ट में एक मंत्री आए जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण कहे कि जब तक कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे दे इंदिरा गांधी, जब तक कि आंदोलन चलता रहेगा, और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीपीएससी के आंदोलन में पूरी तरह से आवाज उठा रहा है, टीचरों को जेल भेजने का काम कर रहा है कि नहीं, न्यूज में देख रहा होगा, नहीं देख रहा है? तो ये बीपीएससी का आंदोलन जो पटना में चल रहा है, पूरी तरह से बच्चों पे और टीचरों पे ज्यादा इल्जाम लगाया जा रहा है कि इतना आंदोलन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मगर जनता के सामने सब कुछ फेल हो जाता है, जानते ही होता है कि नहीं होता है? तो ये सीएम तक बात पहुंच गई, और सीएम इस पे पूरी तरह से आवाज उठाने का काम कर रही है। तो कहता परिवारवाद यही होती है कि किसी दूसरे के हाथों में सत्ता न जाने देता है और अपने हाथों में ही सौंप रखता है। उसके बाद कहता है कि जातिवाद सामाजिक समस्या के साथ साथ एक राजनीतिक समस्या भी बन चुका है, जिससे काफी उच्च नीच का भेदभाव भी देखने को मिलता है, लिंग में भेदभाव को देखने को मिलता है। पहले के समय में यानी 50 वर्ष पहले महिलाओं को, स्त्रियों को भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, यानी गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर गर्ल्स है तो खर्चा ही खर्चा लेकर के आएगी, इसलिए स्वाहा कर दो गर्भ। समझा ना? कि भ्रूण हत्या जो थी उसमें सरकार ने रोक लगाया कि भ्रूण हत्या नहीं होगा, इसलिए सरकार ने कही कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा, पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, इसलिए ना। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी जीवित रखा जाए, भ्रूण हत्या नहीं किया जाए, नहीं तो भारी समस्या हो सकती है। अब उसके बाद कहता है विविधता में एकता का क्या अर्थ है, ठीक है ना? तो विविधता में एकता क्या होती है, जैसे देखिएगा इसमें